नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी गबन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके 33 भाग हम पहले ही सुन चुके हैं। आज चौथे से शुरू करते हैं। पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दारोगा थे, गोरे से, शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता सी झलक रही थी। उनके बगल में नायब दारोगा थे। यह सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल, सुगठित शरीर, सिर पर केश था। हाथों में कड़े पर सिगार से परहेज न करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था। कोड़ी की सी आंखें, फूले हुए गाल और ठिगना कदम। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा, छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कश लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा। इनमें से किसी को अप्रूवर बनना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों में कोई बात उठा तो नहीं रखी। हल्फ से कहता हूँ, सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा। उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद उसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हल्फ से कहता हूँ, आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराश के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त की बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, 1 हफ्ते की मोहलत और लीजिए और शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दारोगा भी उसके साथ ही चल दिए। दारोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दारोगा जी, लाइए कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को सुबह पर गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद का रहने वाला है। नाम है रमानाथ। पहले नाम का और सैयनत दोनों गलत बतलाई थी। देवी दीन खटिक जो नुक्कड़ पर रहता है, उसी के घर में ठहरा हुआ है। जरा डांट लगाइए तो सब कुछ उगल देगा। दारोगा, वही है ना जिसके दोनों लड़के? सिपाही, जी हाँ, वही है। इतने में रमानाथ भी दारोगा के सामने हाजिर किया गया। दारोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हो। तब कठोर दृष्टि देकर बोले, अच्छा, यह इलाहाबाद का रमानाथ है? खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रखा है। कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया, सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारा साथ कोई सख्ती ना की जाएगी। रमा ने प्रसन्नचित्त बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में ही हूँ। रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था। हिमाकत कहिए या बदनसीबी। चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपये जमा ना कर सका। शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ ना कहा, नहीं तो इतने रुपए इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल ना था। जब कुछ बस ना चला तो वहां से भागकर यहाँ चला आया। इसमें एक हर्ज भी गलत नहीं है। दारोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है। क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे फाके मस्ती का वहां क्या गुजर। दारोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले? रमा झेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दारोगा, अच्छी बात है,
तुम भी यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवीदीन आकर खड़ा हो गया। दारोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहाँ? देवीदीन, हुजूर को सलाम करने आया हूँ। इन बेचारों पर दया की नजर रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दारोगा, बचा सरकारी मुजल्लिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? मैं क्या सिफारिश करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी है। दारोगा, जानता है इस पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन कर गए हैं। देवीदीन, हुजूर, भूल चूक आदमी से ही होती है, जवानी का उम्र है कि खर्च हो गए होंगे। ये कहते हुए देवीदीन ने 5 गिन्नियां कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दारोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवीदीन, कुछ नहीं, हुजूर को पान खाने को। दारोगा, रिश्वत देना चाहते हो क्या? कहो तो बचा इसी इल्जाम में भेज दूं। देवीदीन, भेज दीजिए सरकार, घरवाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी। वहीं बैठा हूँ, आपको दुआ दूंगा। दारोगा, अबे इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो। जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम है। देवीदीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर कहाँ है? यह गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दारोगा, बक बक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवीदीन, बहुत तंग हूँ हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल, बुढ़िया से मांग ला जाके। देवीदीन, कमाने वाला तो मैं ही हूँ हुजूर, लड़का का हाल जानते ही हैं। धन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी 7 धाम लिए चला आता हूँ, बहुत तंग हो गया हूँ। दारोगा, तो अपनी गिन्नियां उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। देवीदीन, आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ, धक्का क्यों दिलवाइएगा। कांस्टेबल, सेन इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख ले। देवीदीन के होठ आवेश से कांप रहे थे, उनके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी। जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विहल हो जाती है। 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा और दरोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत ना दीजिएगा। रमा अभी वहीं खड़ा था, उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा, बोला, दादा तुम हैरान ना हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वे होने दो। मेरे भी यहाँ होते तो उससे ज्यादा और क्या करते, मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवीदीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो भैया, जब रुपए पर आई तो देवीदीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रुपए तो एक एक दिन में जुए में हार जीत गया हूँ, अभी घर बेच दूं तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा। दारोगा जी, अभी भैया को हिरासत में ना भेजो, मैं रुपए की गिर करके थोड़ी ही देर में आता हूँ। देवीदीन चला गया तो दारोगा जी ने सहृदय से भरे स्वर में कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक है, तुमने इसे कौन सी बूटी सुंघा दी। रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दारोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियां लावे। रमानाथ अगर लाए तो उसे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहता, आप मुझे शौक से हिरासत में ले लीजिए। दारोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ूं? तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है। रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्द पीसूंगा उतना अच्छा है। मैंने समझा था कि मैं पुलिस की नजरों से बचकर रह सकता हूँ, अब मालूम हुआ कि यह बेकली और आठों पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दारोगा जी के एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज के दराज से एक मिसल निकाली, उसके पन्ने इधर उधर उल्टे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवीदीन के रुपए भी बच जाए और तुम्हें ऊपर से आज भी ना आए तो कैसा।
रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी तरकीब कोई है? मुझे तो आशा नहीं। दारोगा, अभी साई के 100 खेल हैं। इसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ। आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ, झूठी शहादत होगी? दारोगा, नहीं, सच्ची। बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे। म्यूनिसिपैलिटी के पंजे से तो छूट जाओगे। शायद सरकार परवरिश भी करे। यूं अगर चालान हो गया तो 5 साल में कम की सजा न होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो। मैं जबरदस्ती नहीं करता। दारोगा ने डकैती का वृतांत कह सुनाया। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं इन डकैतों में शरीक था। यह तो झूठी शहादत हुई। दारोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है। आप बेगुनाहों को ना फंसाएंगे। वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। फिर झूठ कहाँ रहा? डाकों के डर से यहाँ कोई शहादत देने वाला राजी नहीं होता। बस और कोई बात नहीं। यह मैं मानता हूँ आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बन जाएगी। इसके लिहाज से तो मैं इतना झूठ कोई चीज नहीं। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा की जरूरत ही ना थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर म्यूनिसिपैलिटी अभियोग ना चलाएगी और उसे कोई जगह अच्छी मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस की गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार ना करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग ना फंस जाएं। दारोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनिसिपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं कैसे पुकारूंगा? दारोगा, मजाल है कि म्यूनिसिपैलिटी चूक कर सके। फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी। जब सरकार आपको मुआफ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीरी मुआफीनामा दे दिया जाएगा। साहब, रामानाथ और नौकरी? दारोगा, वह सरकार आप इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई तो फ्री की जिरहों के जाल से आप निकल जाएंगे, तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दारोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते? डिप्टी ने से एकांत में खूब जीत उड़ाई। इस आदमी का यूं पता लगाया, इसकी सूरत देखने में भाप गया कि मगरूर है। बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात 16 आने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है। हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के रुपए गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और जहीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ, आदमी तो होशियार मालूम होता है। अगर माफीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार न होगा, कहीं इसे यह सुबह हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, यह तो होगा ही। गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दारोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू की। डिप्टी, क्या बोला? दारोगा कहता है यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, यह कैसा है भाई? कुछ समझ में नहीं आता। इससे नाम तो नहीं बदल दिया? दारोगा कहता है म्यूनिसिपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, यह तो बड़ा ही तज्जुब की बात है। आदमी बोलता है हम रुपया लेकर भागा, म्यूनिसिपैलिटी बोलती है कोई रुपया गबन नहीं किया। यह आदमी पागल तो नहीं है? दारोगा,
मेरी समझ की बात तो नहीं आती। अगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी ना मिलेगी। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिएगा। दारोगा ने फिर नंबर मिलाया। सवाल जवाब होने लगा। दारोगा, आपके यहाँ रामानाथ कोई क्लर्क था? जवाब, जी हाँ था। दारोगा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा? जवाब, नहीं, वह घर से भागा था पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहाँ है? दारोगा, जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए। बात क्या है? जवाब, पुलिस तो लाल भुलक्कड़ है, जरा दिमाग लगाइए। दारोगा, यहाँ तो अकल काम नहीं करती। जवाब, यही क्या, कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने मीजान लगाने में गलती की, डर कर भागा। बाद में मालूम हुआ कि तहसील से कोई कमी ना थी। आई समझ में बात? डिप्टी, अब क्या करना होगा? खान साहब, चिड़िया हाथ से निकल गया। दारोगा, निकल कैसे जाएगी हुजूर? रमानाथ से यह बात कही ही क्यों जाए? बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने ना दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग जाएगा कि कोई ना कोई जरूर उसकी तलाश में आवेगा। किसी को ना आने दे, तहरीर में कोई बात ना लाई जाए, जबानी इत्मीनान दिया जाए, कह दिया जाए कमिश्नर साहब की मुआफीनामा के लिए रिपोर्ट की गई है। इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो यह लोग सुपरिटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे, उधर 1 घंटे में देवदीन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दारोगा जी तो साहब के पास गए। देवदीन ने घबराकर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवदीन ने सिर पीटकर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं। कह गया था 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूँ, मगर इतना ही सब्र ना हुआ। सरकार से 500 ही तो मिलेंगे, 500 ही तो मिलेंगे। मैं 600 को देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार में कारगुजरी हो जाएगी। क्या वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे? मुझे भेंट भी ना होगी, बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। यह कहता हुआ देवदीन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवदीन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दारोगा जी से 2-2 बात करके ही जाऊंगा, चाहे जेल में जाना पड़े, पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था, बहुत संजीदा था। कांस्टेबल, संजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जन मोटर में बैठकर गए थे। देवदीन में अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्यों रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस ले, दिल तो रोता ही होगा। देवदीन को यहाँ बैठे 1 घंटा भी ना हुआ था, सहसा जग्गू आ खड़ी हुई। देवदीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करने लगे भाई, भैया कहाँ हैं? देवदीन ने मरमरात होकर कहा, भैया को ये लोग सुपरिटेंडेंट के पास ना जाने भेंट होगी या ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाएंगे। जग्गू, दारोगा जी ने भी बड़े वह हैं, कहा तो कहा था कि इतना लेंगे, कहाँ लेकर चल दिए। देवदीन, इसलिए तो बैठा हूँ, आवे तो 2-2 बात कर लूँ। जग्गू, हाँ, फटकारना जरूर, जो अपनी बात की नहीं वह अपने बाप का क्या होगा? मैं तो खरी कहूँगी, मेरा क्या कर लेंगे? देवदीन, दुकान पर कौन है? जग्गू, बंद कर आई हूँ, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही है। चूल्हे में जाए वह दाम साहब, उसी के टिकट लेने तो जाते थे, ना घर से निकलते तो काहे का ये भला सिर पड़ती। देवदीन, जो उधार ही से पराग भेज दिया जाए तो? जग्गू, तो चिट्ठी तो आवेगी ही, चलकर वही देख लेंगे। देवदीन, सजा हो जाएगी। जग्गू, रुपया जमा कर देंगे, तब काहे होगी, सरकार अपने रुपए ही ले तो लेगी। देवदीन, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो भी थोड़े ही दिन ही दिया जाएगा।
जग्गू ने परिस्थिति की कठोरता का अनुभव करके कहा, दारोगा जी। वह अभी बात भी पूरी ना करने पाई थी, दारोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमाई इन दोनों को देखते ही मोटर से उतरकर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो, क्या कर रहे हो दादा? आओ कमरे में चलो। अम्मा तुम कब आई? दारोगा जी ने विनोद करके कहा, कहो चौधरी, लाए रुपए? देवी दीन, अब कह गया था तो थोड़ी देर में आता हूँ, तो आपने मेरी राह क्यों नहीं देखी? चलिए अपने रुपए लीजिए। दारोगा, खोद कर निकाले होंगे। देवी दीन, आपके अखबार से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं। जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह तो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दारोगा, तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसी हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई है, इन्हें छोड़ना ना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवी दीन ने दारोगा की बात सुनी तो बोहे तिरछी हो गई। बोला, दारोगा जी, मर्दों की एक बात होती है। मैं तो जानता हूँ, मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूँ। आपको अपना कौल पूरा करना पड़ेगा, कहकर मुकर जाना नीचों का काम होता है। इतने कठोर शब्द सुनकर दारोगा जी भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा ना माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते। कोल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दारोगा के हंसने पर देवी दीन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था? दारोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुझे मुंह हमेशा एक सा तो नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता है, उसी मुंह से उसकी तारीफ भी करता है। देवी दीन तिनक कर, यह मुझे मुड़वा डालिए। दारोगा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है। नियत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे ना मुड़वाता था। अब तुमने दिल मजबूर कर दिया। देवी दीन, हंसिए मत दारोगा जी। आप हंसते हैं तो मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा। तुम हूं तो टके का आदमी, पर अपना अखबार से बड़े अफसरों तक पहुंच है। दारोगा, अरे यार, तो तुम क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवी दीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई, अकड़कर बोला, आप जब किसी को नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी अपने ही करेंगे। मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दारोगा, कौन देवी? अगर तुमने साहब या मेम साहब से कुछ शिकायत की, तो कसम खाकर कहता हूँ कि घर खुदवाकर फेंक दूंगा। देवी दीन, जिस दिन मेरा घर खुदेगा, उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी ना रहेगा हुजूर। दारोगा, अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ, हमारी तुम्हारी दो दो चोटें हो जाए। यही सही। देवी दिन पछताओगे, सरकार कह देता हूँ पछताओगे। रमा अब तक जप ना कर सका। जब तक वह देवी दीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कहा मारकर बोला, दादा, दारोगा तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ दिए छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवी दीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इनमें कोई ना कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान के साथ कहा, हाँ, और बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवी दीन ने संशय से सर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा। रमानाथ, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवी दीन की शंका शांत न हुई। बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरे रुपयों को डरते हो तो यही समझ लो कि देवी दीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों में 100 रुपए रोज कमाए और सबके सब उड़ाए। किस मुकदमे में शहादत देनी होगी, कुछ मालूम है? दारोगा जी ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा, वही डकैती वाला मामला है, जिसमें कई गरीब
आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने खूब भर में हंगामा मचा रखा है। इन्हें डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता। देवी दीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो यह मुखबिर बन गए, यह बात है। इसमें तो पुलिस सिखाएगी, वही तुम्हें कहना पड़ेगा। भैया, मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूं, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं ना बनता, चाहे कोई लाख रुपया देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम हो अपराधी है कोई बेकसूर है। दो चार अपराधियों के साथ दो चार बेकसूर भी जरूर होंगे। दारोगा, हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े हैं वो सब पक्के डाकू हैं। देवीदीन, यह तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दारोगा, हम लोग बेगुनाह को फंसाएंगे ही क्यों, यह तो सोचो। देवीदीन, यह सब भुगते बैठा हूँ दारोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें। साल 2 साल का जेल तो होगा, एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर न चढ़ेगा। रमा ने वीरता से कहा, मैं खूब सोच लिया दादा, सब कागज देख लिए, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवीदीन ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वह पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभावों से इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट न कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं। रमा ने खिसियाकर कहा, क्या जरूरत है। दारोगा, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवीदीन ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ हुजूर, इतना जानता हूँ, इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, यह सब जानता हूँ। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने ना पावेगा, ना यह अकेले आ जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूँ। ये कहता हुआ देवीदीन तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहां उसका दम घुटने लगा था। दरोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिरकर ना देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गू ने पूछा, भैया नहीं आ रहे। देवीदीन ने सड़क को ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आवेंगे। जब अपने ही अपने ना हुए तो बेगानों से बेगाने है ही। वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुनभुनाती हुई चली। भाग 35। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है, जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक कर बिल खिलाकर नहीं रोया। वह जमीन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां न्यौछावर हैं। इस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने वे यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन फीके हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, मानो हम थक गए हैं, पराभूत हो गए हैं। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जालपा के पास प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वह रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए दूसरे हाथ में चौखट पकड़े वह खूब रोई। क्या सोचकर रोई, वह कौन सह सकता है, कौन कह सकता है। कदाचित अपने उपाय की इस आशातीत सफलता ने उनकी आत्मा से विहल कर दिया, आनंद की उस गहराई पर पहुंचा दिया जहाँ पानी है, या उस ऊंचाई पर जहाँ उष्णता हिम बन जाती है। आज 6 महीने के बाद यह सुख संवाद मिला। इतने दिनों वह छलमयी आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। इतनी बार उसने मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों ना अंत कर दूं। कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन कभी ना कर पाती। पर उनका ही दिया इतना कठोर है। 6 महीने से वहां बैठे हैं पर एक पत्र भी ना लिखा, खबर तक नहीं की। आखिर यही ना समझ लिया होगा कि बहुत होगा, रो रो कर मर जाएगी। उन्होंने मेरी परवाह ही कब की। 10-20 रुपए तो आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च कर देता है। वह प्रेम नहीं है, प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपए की नहीं। जब तक रमा का कुछ पता न था, जालपा सारा इल्जाम अपने सिर रखती थी, पर आज उनका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के शिकवे पैदा हो गए। वहां क्या समझकर बैठे हैं, इसलिए तो स्वाधीन है, आजाद है, किसी का दिया नहीं खाते।
इसी तरह मैं कहीं बिना कहे सुने चली जाती तो वह मेरे साथ किस तरह पेश आते। शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुंह ना देखते। वहीं खड़े खड़े जालपा ने मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा, गोपी गोपी जरा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े करा कर कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे आप हैं रमेश बाबू। बाबूजी मैं मर कर जिया हूँ, बस यही समझ लीजिए, नई जिंदगी हुई। कोई आशा ना थी, कोई आगे ना कोई पीछे, दोनों लोंडे आवारा हैं। मैं मई या जीव उससे मतलब ही नहीं। उनकी माँ का मेरी सूरत देखते ही डर लगता है। बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई, वह ना होती तो अब तक मैं चल बसा होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए और मुझे खबर तक ना हुई। मेरे यहाँ रहते आपको इतना कष्ट हुआ। बहू ने भी मुझे एक पुर्जा न दिखा लिख दिया। छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी छुट्टी के लिए दरख्वास्त तो भेज दी थी, मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजी। 16 रुपए किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार कर दिया। आप तो जानते हैं वे बिना फीस लिए बात नहीं करते। मैं चला आया और दरखास्त भेज दी। मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं। यह तो डॉक्टर का हाल ही है। देख रहे हैं आदमी मर रहा है पर बिना भेंट लिए कदम ना उठावेंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या क्या होगा। मुंशी जी ने माथा ठोककर कहा, होगा क्या, घर बैठा रहूंगा। साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा मैं सज्जन के पास गया, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है, महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए। मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है, पर इनसे मैं सलाह ना लूंगा। लोंडे गायब हैं, आपके लिए पान लाने वाला कोई नहीं है, क्या करूं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए आप तंदुरुस्त तलकुफ ना करें। मैं आज पान खाने नहीं भरपेट मिठाई खाने आया हूँ। जालपा ने को पुकारा, बहू जी तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, मिठाई मंगवा लो। जालपा ने पान की तस्तरी उनके सामने रख लिया। पहले वह खबर सुनाइए, शायद आप जिस खबर को नई नई समझ रहे हैं वह पुरानी हो गई हो। रमेश जी कहीं हो ना, रमानाथ का पता चल गया है, कलकत्ता में है। जालपा मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी झपट कर उठ खड़े हुए, उनका ज्वर मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया है, कलकत्ता में है, कोई खत आया है क्या। रमेश, खत नहीं आया, एक पुलिस इंक्वायरी थी, मैंने कह दिया उस पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहू जी। जालपा ने अपनी स्कीम बयान की, प्रजामित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी जिस पर रमा का हस्ताक्षर था। रमेश, दस्तखत तो रमा बाबू का है, बिल्कुल साफ धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बहू जी तुम्हें, वहां क्या हिकमत की है, हिमाकत की। हम सबके कान काट दिए, किसी को ना सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए जो बच्चे को पकड़कर घसीट लाए। यह बातचीत हो रही थी कि रतन आ पहुंची। जालपा उसे देखते ही वहां से निकली और उसके गले लिपट कर बोली, बहन कलकत्ता से पत्र आ गया है, वही है। रतन, मेरे सिर की कसम। जालपा, हाँ सच कहती हूँ, खत देखो ना। रतन, तो आज ही चली जाओ। जालपा, यही तो मैं सोच रही हूँ, तुम चलोगी। रतन, चलने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अकेले घर किस पर छोड़ूं। बहन, मुझे मणिभूषण पर कुछ शुभ होने लगा है, उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक तो में 20,000 रुपये कम न थे, सब ने ना जाने कहाँ उड़ा दिए। कहता है क्रियाक्रम में खर्च हो गए।
हिसाब मांगती हूँ तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है, मांगती हूँ तो टाल मटोल करता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है। डरती हूँ मैं उधर जाऊं, इधर वह सब कुछ देकर चलता बने। बंगले के ग्राहक आ रहे हैं। मैं सोचती हूँ गांव जाकर शांति से पड़ी रहूं। बंगला बिक जाएगा तो नकद रुपए हाथ आ जाएंगे। मैं ना रहूंगी तो शायद ये रुपए मुझे देखने को भी ना मिले। गोपी का साथ लेकर आज ही चली जाऊंगी। रुपए आज ही चली जाओ, रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगी। जलपा, गोपीनाथ तो शायद ना जा सकेंगे। दादा की दवा दारू के लिए भी कोई चाहिए। रतन, वह मैं कर दूंगी। मैं रोज सुबह आकर दवाई दे जाऊंगी। शाम को भी एक बार जरूर आया करूंगी। जालपो ने मुस्कुराकर कहा, और दिन भर उनके पास बैठा कौन रहेगा? रतन, मैं थोड़ी देर बैठी भी रहा करूंगी, मगर तुम आज ही जाओ। बेचारे वहां न जाने किस दशा में होंगे। तो यही तय रही ना। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए। बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता चल गया है। रतन, इसमें आधा श्रेय मेरा है। रमेश, आपकी सलाह से भी हुआ ही होगा। अब उन्हें यहाँ लाने की फिक्र करनी है। रतन, जलपा चली जाए और पकड़ लाए, गोपी को साथ लेते जाए। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है दादाजी? मुंशी को आपत्ति तो थी। उसका बस चलता तो इस अवसर पर वह 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, फिर घर के आदमियों को चले जाने पर क्यों आपत्ति ना होती। मगर समस्या ऐसी आ पड़ी कि कुछ बोल ना सके। गोपी कलकत्ता की सैर का एक ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों ना खुश होता। विशंबर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता उसे छोटा न बनाया होता तो आज उसकी यह हकत लफी न होती। गोपी, ऐसे कहाँ से बड़े होशियार हो, जहाँ जाते हो कोई ना कोई चीज खो आते हो। हाँ, मुझसे बड़े हो। इस देवी विधान से उसे मजबूर कर दिया। रात को 9 बजे जालपा चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरण को छूकर आशीर्वाद लिया। विशंबर रो रहा था, उसे गले लगा लिया और प्यार किया। मोटर पर बैठी रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई। मोटर चली तो जालपा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहां कैसे पता चलेगा? रतन, पहले प्रजामित्र के कार्यालय में जाना, वहां से पता चल जाएगा। गोपी, बाबू तो है ही। जालपा, ठहरूंगी कहाँ? रतन, कई धर्मशालाएं हैं, नहीं होटल में ठहर जाना। देखो, रुपए की जरूरत पड़े तो मुझसे तार देना, कोई ना कोई इंतजाम करके भेजूंगी। बाबूजी आ जाएं तो मेरा बड़ा उपकार हो, यह मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जालपा, होटल वाले बदमाश तो ना होंगे? रतन, कोई जरा भी शरारत करे तो ठोकर मारना, बस कुछ पूछना मत, ठोकर जमाकर तब बात करना। इसे अपने पास रख लो। कमर में एक छुरी निकालकर उसने दी। कमरे में छिपाए रखना, मैं जब कभी बाहर निकलती हूँ तो इसे अपने पास रखती हूँ, इससे दिल मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है तो उसे समझ लो कि पल्ले सिर का कायर नीच है, लंपट है। तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देखकर ही उसकी यह गशना हो जाएगी, सीधा तुम दबाकर भाग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा मौका आ पड़े कि तुम्हें छुरी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े तो जरा भी मत हिचकिचाना, छुरी लेकर पील देना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या ना होगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं। उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उसके विचार से ही उसका दिल बैठा जाता था। स्टेशन आ गया। दलियों ने असबाब उतारा। गोपी टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई थी। किसी बड़ी परीक्षा के पहले हम मौन हो जाते हैं। हमारी सारी शक्तियां उस संग्राम की तैयारी में लग जाती हैं। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीने से कसरत करता था। चलता तो मुड्ढे और छाती देखा करता। देखने वालों को वह ज्यों का त्यों मालूम होता, पर अपनी नजरों में वह कुछ और ही हो गया था।
शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर लोग क्यों रास्ते में नहीं हट जाते, क्यों उसके डील डोल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़कर बोला, किसी ने जरा सी ची चपोड़ की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, यह तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी पलक तक तो झपकेगी नहीं, मजाल है नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डिब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जालपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल लौट आऊं। इस समय उनका दुर्बल मन कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था। आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवा वह बल उसे कौन प्रदान करता। यही बल और शांति का वह अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है। इंजन ने सीटी दी, दोनों सहेलियां गले मिली और जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते जाते खत भेजना। जालपा ने सिर हिलाया। अगर मेरी जरूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊंगी। जालपा ने सिर हिला दिया। रास्ते में मत रोना। जालपा हंस पड़ी और गाड़ी चल दी। शेष हम अगले भाग में सुनेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।